नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज तारीख है 22 अप्रैल 2025, दिन है मंगलवार। आज के न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा चर्चित जो मुद्दा रहा है, पार्टिकुलरली आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 के ऊपर बेस्ड है ये। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो सबसे बड़ी पावर होती है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर जस्टिस दिलाने का काम किया है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सहमति देने के लिए टाइम पीरियड निर्धारित कर दिया है कि मिनिमम 1 महीने का है और अधिकतम 3 महीने का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में यदि आप कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं तो वो विधेयक पारित माना जाएगा। एक बात और हिस्ट्री में पहली बार हुई है कि बिना राष्ट्रपति और राज्यपाल के सहमति के बिना ही कोई विधेयक कानून बन गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा कहना चाहिए एकदम अति कर दिए थे राष्ट्रपति और राज्यपाल ने। ऐसा कब किया जाता है जबकि राज्यपाल को या फिर बीजेपी को या फिर केंद्र में बैठी सरकार को स्टेट गवर्नमेंट का कोई बिल पसंद नहीं आता है, तो राज्यपाल क्या काम करेगा? उसको जेब में रख करके बैठा रहेगा। फिर जब वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तब ये चुपके से क्या काम करता है, उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज देता है। 10 ठो बिल भेजा है तो उसमें से राष्ट्रपति ने भी चतुराई से क्या काम कर दिया, 2 ठो को पास कर देगा और 8 ठो को फेल कर देगा। इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्य सरकारों को भी कुछ अधिकार चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ जो विधेयक आए थे यहाँ पर तमिलनाडु के, जिसके ऊपर ये विवाद खड़ा हुआ है, उसमें से ज़्यादातर तो एजुकेशन से जुड़े हुए थे। इसके अलावा वाइस चांसलर की नियुक्ति से जुड़े हुए कुछ विधेयक थे। अब शुरू से ही केंद्र सरकार ये चाह रही है कि वाइस चांसलर में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होना चाहिए। चांसलर भी वही बन जाए, वाइस चांसलर भी उसी को बना देते हैं, तो ये गलत बात है। राज्य सरकारों का कहना है कि हमारे राज्य की ये यूनिवर्सिटी है, हम इसको पैसा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहीं से हमारे बच्चे निकलेंगे, तो वाइस चांसलर भी हमारे हिसाब से या फिर हमारी भूमिका होना चाहिए उसकी नियुक्ति में। लेकिन ये बात राज्यपाल को भी पसंद नहीं आई, बीजेपी को भी पसंद नहीं आई और केंद्र सरकारों को भी नहीं आई। इसलिए शायद ये जो विधेयक है ना, वो रोके गए थे राज्यपाल के द्वारा। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि पूरा 4-5 साल बीत गया है लेकिन विधेयक ही पारित नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पर अपोजिशन या फिर बीजेपी चाह ही नहीं रही थी कि ये विधेयक पास हो जाए। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु 2025 केस में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है संविधान की दृष्टि से पूरी तरह से सही है, करेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से, और इसकी आलोचना कोई कर नहीं सकता। कर रहा है मतलब आप जगदीप धनखड़ जैसे लोगों की बात कर सकते हैं जो कि हमेशा से ही सोचते हैं कि हम लोग ऊपर ही रहें, कोर्ट भी हमारे नीचे ही रहे। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। मेरा आंसर है कि भारत की संविधान संसदीय लोकतंत्र को स्थापित करता है। आर्टिकल 2 संसदीय प्रणाली की व्याख्या यहाँ पर करी गई है। पार्लियामेंट्री सिस्टम आखिर है क्या? ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को क्या बोला था? ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्जीक्यूटिव के लिए संसदीय प्रणाली को चुना है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टेबिलिटी से ऊपर रखता है, उत्तरदायित्व को स्थिरता से कहीं ऊपर रखता है। अंबेडकर ने बोला था कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है जहां पर राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख है, लेकिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के राष्ट्रपति को ब्रिटेन के किंग के समान हमने दर्जा दिए थे। वो स्टेट का प्रमुख तो है लेकिन एग्जीक्यूटिव का नहीं है, वो केवल राष्ट्र का प्रतीक होता है, ना कि शासक। राष्ट्रपति आमतौर पर अपने मिनिस्टर की सलाह से बंधा रहेगा, वो उनके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें उल्टी हमको देखने को मिली थी स्टेट गवर्नमेंट में, पार्टिकुलरली वहाँ पर जहाँ पर केंद्र में बीजेपी है और स्टेट में बीजेपी नहीं है। आर्टिकल 3 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेदों का महत्व यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है।
आर्टिकल 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 153 बोलता है हर राज्य में एक राज्यपाल रहेगा। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 163 दोनों में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की व्यवस्था है। वहाँ पर भी मंत्रिपरिषद है, यहाँ पर भी मंत्रिपरिषद है। राज्यपाल को इन्हीं लोगों की सलाह से काम करना है। ये ध्यान नहीं देना है कि केंद्र की जो सरकार है उसने मेरे को भेजा है, मैं उनका आदमी तो उनकी ही बात मैं सुनूंगा। फिर नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में यदि हम देखें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का हटाया जाना। 1949 में एक प्रस्ताव आया था कि चौथे नंबर का जो शेड्यूल है उसको जोड़ देते हैं, जो कि गवर्नर को इंस्ट्रक्शन देने वाला एक टूल्स की तरह रहेगा। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी ने तो इसको हटा दिया था। टी कृष्णाचारी ने बोला था कि ये परंपरा से तय होगा, संविधान में जोड़ने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जोड़ा था कि संविधान में ऐसा कोई अधिकारी ही नहीं है जो सुनिश्चित करेगा कि राज्यपाल इन निर्देशों का पालन करें। साथ ही राज्यपाल को दी गई डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ही लिमिटेड है, उनको मंत्रियों की सलाह से काम करना पड़ेगा। ये उस समय की बात है जो आज भी सत्य साबित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सही डिसीजन लिया है बी आर अम्बेडकर के हिसाब से। राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाने के प्रयास किए जाना, आज के टाइम पीरियड में हम ऐसा देख रहे हैं। के.टी. शाह ने प्रस्ताव दिया था कि राष्ट्रपति को चीफ एग्जीक्यूटिव एंड हेड ऑफ स्टेट कहा जाए। उनका कहना है कि ये राष्ट्रपति को सोवर्निटी का प्रतीक बनाएगा, लेकिन अंबेडकर ने इसका विरोध करा। शाह जी अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लागू करना चाह रहे हैं, जबकि हमारा संविधान पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपना रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक डिसीजन दिया है। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 का ये केस था। राष्ट्रपति फॉर्मल हेड हैं और वे अपने सारे काम मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं, तो यही चीज़ तो राज्यपाल के लिए भी होना चाहिए ना। ये बात नाबम रिबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर 2016 में भी दोहराई गई थी। इसके बाद संविधान के हिसाब से भी कुछ कर्तव्य हैं, जैसे कि राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 60 और राज्यपाल अनुच्छेद 159 को संविधान की शपथ लेना पड़ता है कि वे संविधान और कानून की रक्षा, संरक्षण और पालन करेंगे, साथ ही साथ जनसेवा और कल्याण को समर्पित रहेंगे हमेशा। फिर संविधान के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? विल ऑफ पीपुल के विपरीत काम क्यों कर रहे हैं? जब जनता ने चुनकर के लीडर को भेजा है, मंत्री को बनाया है, मतलब मंत्री जो डिसीजन ले रहे हैं वो जनता का डिसीजन होता है। आप उस चीज़ से कैसे कहना चाहिए इनकार कर सकते हैं? ऐसी यहाँ पर हमें बात पता चलती है। इसके बाद नैतिक चेतावनी और राजनीतिक व्यवहार। द्रौपदी मुर्मू अपने पद की गरिमा बनाए रखती हैं, लेकिन कुछ राज्यपालों ने अपने संवैधानिक पद की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सही समय पर चेतावनी दी है कि वे संविधान का सम्मान करें और जनहित में काम करें। दोस्तों, भारत और चीन के संबंध काफ़ी ऐतिहासिक रहे हैं। प्राचीन समय से ही हम देखेंगे कि चाइना के बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा करी थी और अपने साथ में यहाँ से बौद्ध धर्म को लेके गए थे। बहुत सारे बौद्ध धर्म ग्रंथों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। प्राचीन समय से ही भारत और चाइना के बीच में ट्रेड चलते रहता था सिल्क रूट के माध्यम से। आज के समय में देखा जाए भारत और चीन के रिलेशन को 75 साल हो रहे हैं। मतलब हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हुए हैं जब से, तब से 75 साल अभी पूरे हो रहे हैं। हम न केवल एक कॉमोरेटिव माइलस्टोन, स्मरणीय मील का पत्थर वाली कंडीशन में खड़े हैं, बल्कि एशियाई और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के एक पाइवटल जंक्शन, निर्णायक मोड़ पर भी हैं। ये रिलेशन जो कभी एशियाई एकजुटता के आइडियलिस्टिक विज़न, आदर्शवादी एंगल को बताता था, अब एक ऐसे सीन पर बैलेंस साध रहा है जो कि कॉन्टेस्टेड बॉर्डर, मतलब विवादित सीमा है, स्ट्रेटजिक राइवलरी देखने को मिल रही है, डीप मिसट्रस्ट। इस प्रकार के रिलेशन आज के टाइम में चेंज होते जा रहे हैं। फिर भी एक ऐसा संबंध है जिसमें कोऑपरेशन, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए
हमें अवसर खोजने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब भारत को थोड़ा सा चाइना के साथ में बातचीत कर कर के ही चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है, और ये चीज़ चाइना के ऊपर भी लागू होती है। इस जटिल संबंध के सेंटर में एक सच्चाई है। आज चीन भारत की फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख एक्सटर्नल फैक्टर बन चुका है। सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़े करते जा रहे हैं, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन हम करते जा रहे हैं, हम चाइना के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते। साथ ही साथ डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। भारत की लगभग हर स्ट्रेटजिक डिसीजन चाइना के एंगल से देखी जा रही है। ये एक स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है जो हमें डिटरेंस विथ डायलॉग, सोवर्निटी विथ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, कंपटीशन विथ कैलिब्रेटेड कोएग्जिस्टेंस, इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही काम करने की ज़रूरत है। मतलब विरोध भी कर रहे हैं तो बातचीत करो, लड़ाई झगड़ा चालू नहीं करना है। इसके अलावा हम जो है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस रहना चाहते हैं, लेकिन इसमें हम हमारे देश की संप्रभुता का ध्यान रखें। कंपटीशन रखना है लेकिन एक दूसरे का साथ भी बनाए रखना है। कैलिब्रेशन वाले मैनर में ही हमें ये काम करने की ज़रूरत है। 1962 का युद्ध हमारे बाइलैटरल रिलेशनशिप में हिस्ट्री में एक ट्रॉमेटिक मार्कर है, पीड़ादायक चिन्ह बन गया, जिसे 2020 में गलवान घाटी की डेडली क्लैश, 2020 में फिर से क्लैश हो गया चाइना एंड इंडियन फोर्सेस के बीच में। इससे रिलेशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गए। इस झड़प ने पुराने जख्मों को फिर से ताज़ा कर दिया था और भारत की चीन की पॉलिसी में एक शिफ्ट हमको देखने को मिला। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि इंगेजमेंट हमारे फंडामेंटल डिफरेंस को ख़त्म कर देगा या ढक देगा। LAC अभी भी हैविली मिलिटराइज है, तनावग्रस्त है एंड वल्नरेबल टू मिसकैलकुलेशन, गलत आकलन के लिए संवेदनशील है। मतलब चाइना कहता है कि यहाँ से है, इंडिया बोलता है यहाँ से है। वर्तमान समय में पूर्वी लद्दाख वाले एरिया में 60,000 से भी ज़्यादा सैनिक परमानेंटली तैनात किए गए हैं। दोनों देश अपनी अपनी ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते जा रहे हैं। कोई सड़क बना रहा है, कोई पुल बना रहा है, कोई टेंट खोल दे रहा है। इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिल रही। फिर भी मिलिट्री विजिलेंस इस जटिल तस्वीर का केवल एक हिस्सा ही है। भारत का चाइना के साथ में ट्रेड इम्बैलेंस भी बहुत ज़्यादा है। मतलब खरीद ज़्यादा रहे हैं और बेच कम रहे। व्यापार घाटा 2024-25 में लगभग $100 अरब तक पहुंच गया था। इसके बावजूद भी चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। चाइना के ऐप्स पर हमने बैन लगा दिया था। हमने बोला था बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगी। इसके बावजूद भी हम इकोनॉमिकली इंटेंगल्ड हैं। उसके साथ हमारे हाथ पैर फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इन सेक्टर में चाइनीज़ कंपोनेंट पर हमारी निर्भरता एक पैराडॉक्स है, विरोधाभास को बताती है। हम सीमा पर चीन को तो रोक रहे हैं लेकिन मार्केट में उस पर निर्भर है। पूरी तरह से डीकपलिंग हम हो ही नहीं सकते। ये चीज़ व्यवहारिक नहीं है और ना ही फ्यूचर में ये कभी हो पाएगी। तो जैसे ही भारत और चीन अपने द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे कर रहा है, हम केवल कॉमरेटिव पड़ाव पर ही नहीं बल्कि एशियाई और वैश्विक जियोपॉलिटिक्स के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गए हैं। इसलिए हर सारी कोई भी चीज़ हम जब अगला कदम उठाते हैं ना, तो चाइना को देखते हुए ही उठाते हैं। चाइना को देखते हुए ही हम अपनी, कहना चाहिए, मिलिट्री को तेज कर देते हैं, बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। नेबरहुड को भी हम ध्यान रखते हैं क्योंकि चाइना ऐसा ना हो कि अपने आसपास के देशों को पूरी तरह से अपना कर ले। दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति, जैसे कि श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट बना रहा है, नेपाल का पोखरा एयरपोर्ट डेवलप कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए चुनौती खड़ी करता है। भारत ने डेवलपमेंट एड, डिफेंस कॉपरेशन एंड कनेक्टिविटी परियोजनाओं से इसका जवाब दिया है, लेकिन रिएक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी से आगे बढ़ करके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद अमेरिकन फैक्टर भी आ जाता है।
डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी से एक तरफावाद, यूनिलैटरलिज्म और अमेरिका चाइना का जो प्रतिद्वंदिता है और भी ज़्यादा तेज हो गई है। भारत पर वाशिंगटन के साथ नज़दीकी बढ़ाने का जवाब हो सकता है, लेकिन भारत की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। मार्च 2025 में मोदी के लैक्स फ्रीडमैन पॉडकास्ट में चीन भारत की हिस्टोरिकल साझेदारी पर जोर देकर उन्होंने बोला था कि हेल्दी कंपटीशन जरूरी है। ये मैसेज बीजिंग को दिया गया कि भारत बातचीत के लिए तैयार है। वाशिंगटन को हमने बोले कि हम फ्री माइंड से काम करेंगे, आपके दबाव में नहीं करेंगे। भारतवासियों को बोला गया है कि भारत का जो नेता है, भारत की जो लीडरशिप है वो स्थायी है, किसी के दबाव में काम नहीं करती है। इसके अलावा चाइना ने बोला कि मोदी की जो बातें हैं वो प्रैग्मेटिक अप्रोच है, व्यवहारिक दृष्टिकोण वाली हैं। एलएसी पर वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग फिर से चालू हो गई। कैलाश मानसरोवर यात्रा, नदी डेटा शेयरिंग और उड़ान फिर से चालू करने की बातचीत हो रही है। इसके अलावा चाइना के द्वारा यारलुंग त्सांगपो मतलब ब्रह्मपुत्र पर बनाए जा रहे बांध ने इकोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड वाटर वेपनाइजेशन के कंसर्न को बढ़ा दिया। चीन ब्रह्मपुत्र पर यदि बांध बना देगा तो पानी के रोकने का हमें डर दिखाएगा। बांध बनाने से पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी को नुकसान होने वाला है। भारत और चाइना के बीच में कोई भी वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं है और पारदर्शिता की इसमें कमी है। हम अब फ्रेमवर्क लेकर के आना चाहते हैं, तो ये जो फ्रेमवर्क है वो कौन कौन सी बातों पर टिका रहेगा? मिलिट्री रेडीनेस, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, नैरेटिव कंट्रोल। ये पॉलिसी दशकों से जो हम सोच रहे हैं उसको और भी ज़्यादा तेज क्रियान्वयन की डिमांड करती है। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम चलें तो दोस्तों पहली जो न्यूज़ यहाँ देखेंगे वो साइंस पर आधारित है। पार्टिकुलरली यहाँ पर रिसाइकलिंग, एनर्जी रिसाइकिल वाला जो हमारा सेक्टर है उसको कैसे करके हम बेटर बना सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं कूड़े कचरे से। सौर ऊर्जा के लिए नए तरीके डेवलप करे जा रहे हैं, मतलब पेरोव्स्काइट सोलर पैनल और उसका रिसाइकलिंग करने की यहाँ पर चर्चा करी जाती है। नॉर्मली जो हम सोलर पैनल देखते हैं वो कुछ इस प्रकार के रहते हैं। ये इस पिक्चर को यहाँ से हटाते हैं और ये वाला देखते हैं। घरों में आमतौर पर इस प्रकार के सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो परंपरागत रूप से सोलर पैनल होते हैं इनका निर्माण सिलिकॉन से किया जाता है, लेकिन बहुत एनर्जी खर्चा हो जाती है बनाने में। इसके अलावा इनको रिसाइकिल करना भी काफ़ी मुश्किल है एंड यूज़ के बाद सिलिकॉन का आखिर हम करेंगे क्या? इसका समाधान हो जाता है कि भाई हम एक काम करते हैं, एक नया चीज़ खोजते हैं जिसका नाम है पेरोव्स्काइट सोलर पैनल। ये एक सस्ता और अधिक कुशल विकल्प होता है। इसका हम पिक्चर भी देख लेते हैं कि वास्तव में ये रियल में दिखता क्या है। ये तो इसका कहना चाहिए कंपोनेंट वाला हिस्सा है कि ये काम कैसे करता है, लेकिन दिखने में ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। एकदम सस्ता पड़ता है और काफ़ी एफिशिएंट ये ऑप्शन हो जाता है। दिक्कत ये है कि इसमें सीसा जैसी जहरीली धातु होती है और इन्हें रिसाइकिल करने के लिए हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि DMF। नया तरीका ये है कि हम इसको पानी से रिसाइकलिंग करें। वैज्ञानिकों ने नेचर जर्नल में एक शोध प्रकाशित किया है जिसमें बोला जाता है पानी पर बेस्ड मेथड से पेरोव्स्काइट सोलर सेल को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। कैसे करके काम करेगा? सैंडविच जैसी संरचना। पेरोव्स्काइट परत धातु और कांच के बीच सैंडविच की तरह होती है। 3 खास नमकों का मिश्रण। कैसे? सोडियम एसीटेट, सोडियम आयोडाइड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सोडियम एसीटेट लेड को पानी में घोल देगा, सोडियम आयोडाइड खराब हुए पेरोव्स्काइट को ठीक कर देगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड घोल को स्थिर रखता है। इसके बाद पुनर्निर्माण। इस घोल को ठंडा करने पर नए पेरोव्स्काइट क्रिस्टल बनते हैं और फिर से हम इसको सोलर पैनल बना लेंगे। ये 3 चरण इसके महत्वपूर्ण हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो है हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोडियम एसीटेट, सोडियम आयोडाइड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ऑब्जेक्टिव में यदि पूछा जाता है तो इन 3 चीज़ों का जिक्र किया जा सकता है।
इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, जैसे कि जहरीले केमिकल्स की जगह हम पानी यूज़ कर रहे हैं, हाई क्वालिटी रिसाइकिल किए गए क्रिस्टल 99% शुद्ध मिलेंगे। इसके अलावा पर्यावरण के अनुकूल है, लेड का सुरक्षित तरीके से हम हैंडलिंग कर रहे हैं और कार्बन भी कम एमिशन हो रहा है। फ्यूचर से रिलेटेड भी कुछ संभावनाएं हैं, जैसे कि अगर ये टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर काम करेगी तो सौर ऊर्जा और भी ज़्यादा सस्ती और ग्रीन हो जाएगी। वैज्ञानिक लोग अब लाइफ साइकिल असेसमेंट कर रहे हैं ताकि ये पता कर सकें कि ये टेक्निक वास्तव में कितनी पर्यावरण के हिसाब से बेटर है। तो पुरानी जो तकनीकी हैं जैसे कि सिलिकॉन पैनल काफ़ी महंगे हैं और रिसाइकलिंग हम नहीं कर पा रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी क्या है कि पेरोव्स्काइट पैनल बनाओ, सस्ता है लेकिन लेड जहरीला है। तो इसका हल क्या है? पानी प्लस नमक, इसी से इसको रिसाइकिल कर देते हैं। मतलब रेड को सुरक्षित तरीके से निकाल लो और नया पैनल बना दो। अगली वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति मिस्टर वांस के बीच हुई मुलाकात से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में मिस्टर वांस हमारे यहाँ पर विजिट पर आए हुए हैं, तो हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में जो टैक्स इंडिया के ऊपर लगाया जा रहा है उसमें हमें कुछ छूट मिल सके, हमारे ट्रेड के जो रिलेशन है शायद कुछ बेटर हो सकें। ये चीज़ बायलैटरल एग्रीमेंट के माध्यम से संभव हो सकती है। इसलिए शायद जब अमेरिका ने टैक्स लगाया था ना तो भारत चुपचाप रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में वांस के साथ में उन्होंने मुलाकात करी। फिर वांस, उनकी पत्नी ऊषा चिलुकुरी वांस और बच्चों को अपने निवास पर डिनर के लिए उन्होंने इनवाइट किया था। एक चीज़ और है, देखा जाए उन्होंने हाउएवर दे डिड नॉट लॉन्च द ट्रस्ट टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एज हैड बीन अर्लियर एक्सपेक्टेड। पहले ये सोचा गया था कि ट्रस्ट टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को हो सकता है ये लोग लॉन्च करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी हमको दिखाई यहाँ पर नहीं देता है। ट्रस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें, ये एक ग्लोबल अलायंस है जो कि प्रमोट करता है सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल टेक्नोलॉजी शेयरिंग सिस्टम को गरीब और विकसित देशों के बीच में। इसका जो फोकस एरिया रहता है वो कौन कौन सा रहता है? क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट रेजिलेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एथिकल एआई। इसकी लॉन्चिंग करी गई थी सन 2023 में। अनाउंसमेंट किया गया था G7 में भी, G20 में भी, या फिर बहुत सारे जो सिमिलर मल्टीलेटरल फोरम हैं, चर्चा होते रहती थी। इंडिया की रोल की बात करें, ये एक की पार्टिसिपेंट माना जाता है। इंडिया ने एडवोकेट किया था, वकालत किया था अफोर्डेबल टेक ट्रांसफ़र ट्रस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से। रिलेवेंस की बात करें, क्या इसका महत्व है, तो इंडिया ने टारगेट रखा है कि हम नेट ज़ीरो अचीव करेंगे 2070 तक। इसके अलावा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है एंड डिजिटल इंडिया है, तो इनमें हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है ट्रस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसलिए यहाँ पर जिक्र किया गया था कि क्या इसमें कोई बातचीत हो सकती है, लेकिन बातचीत नहीं हुई है। मोदी ने यह बोला था कि उन्हें इस साल के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा की प्रतीक्षा है, जब भारत अमेरिका, भारत जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्वाड सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। मतलब उस समय में भारत क्या है, क्वाड की मेज़बानी करने वाला है। अब बीटी यदि हो जाता है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है ना, तो इससे दोनों देशों के कर्मचारी, किसान और इंडस्ट्री वाले लोगों को विकास के लिए नए अवसर पैदा होने वाले हैं। लेकिन कुछ इंस्टॉलमेंट्स भी हैं नेगोशिएशंस को लेकर के, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सेस और भारत द्वारा लगाए गए डिजिटल इक्वलाइजेशन लेवी जैसे मुद्दों पर कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। बयान में ये भी नहीं बताया जाता है कि नेताओं ने अमेरिकी टैरिफ और स्टूडेंट वीज़ा पर सख्ती जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करी है कि नहीं करी है। इसके अलावा मोदी ने अमेरिका की मागा नीति, MAGA पॉलिसी, अमेरिका मेक ग्रेट अगेन और भारत के विकसित भारत 2047 के टारगेट को जोड़ते हुए एक रोड मैप पर चर्चा करी। लेकिन भारत को ये समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका का जो टारगेट है ना,
वो ऐसा है कि वो अमेरिका को पहले अमेरिका के बारे में सोचता है, इसके बाद देश दुनिया के बारे में वो बाद में सोचता है। पहले तो ये आशंका थी कि पोप फ्रांसिस के निधन की खबर के कारण दौरे में बदलाव हो सकता है अभी ये ना आए, लेकिन जो सिस्टम रखा गया था, जो डेट रखी गई थी, वो डेट में उनका आगमन होता है। वांस परिवार ने अक्षरधाम मंदिर और कॉटेज एम्पोरियम का भी दौरा किया था। जयपुर और आगरा की यात्रा भी उन्होंने करी थी, मतलब ताजमहल भी ये लोग देखने गए थे। नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये हाल फिलहाल में देखा जाए पोप फ्रांसिस की डेथ हुई है उससे जुड़ी हुई एक खबर है। इनका नाम था असली वाला जॉर्ज मैरियो बेरगोलिए। इनका जन्म स्थान था ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना। इनका जो धर्म है किससे संबंधित है, जेसुइट आदेश, जेसुइट ऑर्डर से आने वाले ये पहले पोप माने जाते हैं। ये पोप कब बने थे, मार्च 2013 में। और स्पेशल उपलब्धि ये है कि अमेरिका महाद्वीप से चुने जाने वाले ये पहले पोप माने जाते हैं। इसके अलावा यदि हम इनकी डेथ से रिलेटेड फैक्ट की बात करें तो इनकी डेथ सोमवार को हुई है। हालांकि प्रश्न में सटीक डेट नहीं है, लेख के अनुसार ईस्टर मास के अगले दिन इनकी डेथ हुई है। इनकी उम्र थी 88 साल। डेथ का रीज़न है स्ट्रोक, जिससे कोमा और इरिवर्सिबल हार्ट फेलियर देखने को मिला था। एंड लगभग 38 दिनों तक इनको डबल न्यूमोनिया हो गया था, जिसके कारण इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं यदि हम सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो इनका क्या योगदान रहा है, ये काफ़ी सुधारवादी सोच रखते थे। मतलब पारंपरिक जो मान्यताएं थी उनको चुनौती देते हुए चर्च को और भी ज़्यादा इन्होंने सुधार करने की कोशिश किया। समाज न्याय की पक्षधरता, माइग्रेंट्स, गरीब, पर्यावरण संरक्षण के लिए खुलकर के आवाज़ उन्होंने उठाया था और ये लोकप्रिय रहे थे युवाओं के बीच में, आम कैथोलिक समुदाय के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहे। इसके अलावा जो पुरानी रीति रिवाज थे उनका काफ़ी ये विरोध करते रहते थे। इनकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे रोम की बेसिलिका ऑफ सेंट मेरी मेजर में इनको दफनाया जाए, ना कि वेटिकन का पारंपरिक स्थल सेंट पीटर्स बेसिलिका में। इसके अलावा उन्होंने बोला था, ज़मीन में सामान्य रूप से दफन किए जाने की मेरी इच्छा रहेगी, केवल फ्रांसिस्कस नाम से लैटिन शिलालेख लिखा जाए। फुटबॉल प्रेमी थे। एंड अगली प्रक्रिया की बात करें, कार्डिनल्स का कॉन्क्लेव बुलाया जाएगा और नया पोप बनाया जाएगा। अंतिम संस्कार जो है अगले 4 से 6 दिन में इसकी डेट तय करी जाएगी।